नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में झारखंड के संपूर्ण इतिहास पर बात करने वाले हैं। यह क्लास जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप आज के क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज के क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं कि झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। झारखंड में जो अधिकांश जनजातियां हैं यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है? तो इस्को गुफाएं हजारीबाग जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है कि देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्को। और इसको कहाँ है? तो हजारीबाग में है। इस्को की गुफाएं कहाँ है? हजारीबाग में। और क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ का नाम आप लोग सुने होंगे, जो एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है झारखंड में। यह रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कह रहा है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बजना पलामू, ऑप्शन बी दिया हुआ है गढ़वा करसो, ऑप्शन सी दिया हुआ है रामगढ़ झाबर, ऑप्शन डी दिया हुआ है हजारीबाग मांडू। तो इसका सही आंसर है बजना पलामू। बजना पलामू पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो कि पलामू जिले में स्थित है। बजना एक जगह है जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल के लिए फेमस है बजना, और यह पलामू में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवनाथपुर। सही आंसर होगा भवनाथपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो एक 8वीं सदी का लेख है, दूध पानी से मिला है, दूध पानी अभिलेख। तो पूछता है इस क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो दूध पानी में अभिलेख, दूध पानी जो है यहाँ क्या होता है कि उत्खनन करवाने से 8वीं सदी का लेख मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध पानी। दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल, जो कि नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है दूध पानी। पूछता है किस जिले में स्थित है? तो दूध पानी हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सवाल है कि निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं? तो पाल काल से जुड़ा हुआ मूर्ति मिला है डुमडुमा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुमडुमा। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है?
मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो चतरा में स्थित है यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? अगला प्रश्न है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रारू नदी तट। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिला है? कहाँ से? तो रारू नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिद्धौर। कहाँ से? गिद्धौर से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बुरुहातु, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नीमडी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बोनगरा और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डालमी। इसका सही आंसर हो जाएगा डालमी। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य मिले हैं? तो डालमी से। आगे देखिएगा कि बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बुद्धपुर जो कि एक झारखंड का नवपाषाण कालीन स्थल है, यह वर्तमान में धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पूर्वपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण काल और ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वपाषाण काल। झारखंड में आदि मानव के निवास के जो निवास का जो सबसे पुराना अवशेष मिला है वह पूर्वपाषाण काल का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वपाषाण काल। अगला प्रश्न लेते हैं। आगे देखिएगा आप झारखंड का साहित्यिक स्रोत से प्रश्न है। आज की क्लास में संपूर्ण इतिहास को देखेंगे। झारखंड के संपूर्ण इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी साहित्यिक स्रोत देखेंगे, उसके बाद फिर अभी तो देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत को, अब देखेंगे साहित्यिक स्रोत, फिर देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। इस तरह करते हुए संपूर्ण झारखंड को देखने वाले हैं आज। तो देखिए साहित्यिक स्रोत से क्या क्या प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए खूखरा शब्द का यूज हुआ है, खूखरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खूखरा। अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? आप लोग जानते भी होंगे किस पर्व के लिए, तो दिग्विजय पर्व के लिए। महाभारत के किस पर्व के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? तो दिग्विजय पर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड का वर्णन हुआ है? तो दिग्विजय पर्व में। और दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पशु भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशु भूमि। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? पशु भूमि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की? तो तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की? तो शम्स-ए-सिराज अफीक ने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की। किसने किया? तो शम्स-ए-सिराज अफीक ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो कबीर दास के बारे में कबीर दास ने जो लिखा है झारखंड के बारे में वह एक पद में आया है। तो पूछता है कि निम्न में से किसकी रचनाओं में? तो कबीर दास की रचनाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? प्रश्न है कि द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है?
तो यह बॉरमैन की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉरमैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? पूछता है कि निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो डी.एन. मजूमदार की पुस्तक से। किनकी पुस्तक से? डी.एन. मजूमदार की पुस्तक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द कोल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं? तो डाल्टन। द कोल ऑफ छोटा नागपुर किनकी पुस्तक है? डाल्टन की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं एल. टिकेल। टिकेल आप नाम याद रख सकते हैं, टिकेल। किनकी पुस्तक है यह? तो एल. टिकेल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, अब प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड से जुड़े जितने प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग जिले के पूरा पाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? हजारीबाग जिले में जो इतना ज़्यादा मिला है पूरा पाषाणकालीन स्थल, वहाँ उत्खनन कब करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। 1991 में यहाँ उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसको से। और इसको कहाँ है? हजारीबाग में। तो इसको से क्या क्या मिले हैं? तो भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो दरगाम। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दरगाम, बालूगारा, झरवार, बूढ़ाडी। तो इनमें से जो दरगाम स्थल है यह चाईबासा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं, मतलब कहाँ से मिला है पत्थर के स्लेट? ऑप्शन ए दिया हुआ है चाकगढ़, ऑप्शन बी रहम, ऑप्शन सी बसिया, ऑप्शन डी लिखा हुआ है बुरजू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरजू। बुरजू से मिला है पत्थर के स्लेट। अगला प्रश्न है कि दरगामा गांव मतलब कि किस काल से जुड़ा हुआ है, किस कालीन स्थान है यह? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? तो दरगामा गांव जो है वह नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? पूछता है कि निम्न जो नीचे दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से लोहे की आरी मिली है? तो लोहे की आरी बसिया से मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बसिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो झारखंड की प्राचीन जनजाति बिरहोर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरहोर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वह भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो असुर जनजाति जो कि झारखंड की सबसे आदिम जनजाति है, ये भवन निर्माण कला में निपुण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिणी कोयल नदी के तट से मिला है, दक्षिणी कोयल नदी। अगला प्रश्न है जो कि रांची से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी, इसी नदी के तट से खड़िया जनजाति की बस्ती का प्रथम प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये तिब्बत से आए थे? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मुंडा, उरांव, संथाल, हो।
तो मुंडा जनजाति के बारे में ऐसा माना गया है कि ये तिब्बत से आए थे। अगला प्रश्न है कि मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? बिरसा मुंडा को, अमरनाथ पाहन को, और सुतिया पाहन को, या इनमें से कोई नहीं? तो मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडा जनजाति का नेता चुना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुतिया पाहन। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। दक्षिण भारत से कौन सी जनजाति झारखंड आई है? तो उरांव जनजाति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव। अगला प्रश्न है कि किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो कुड़ुक। झारखंड की एक भाषा है कुड़ुक जो काफ़ी ज़्यादा कन्नड़ भाषा से मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ुक। अगला प्रश्न है कि किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो ब्रिटिश काल में, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल। अगला प्रश्न है उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार मुंडा जनजाति ने उरांव जनजाति को मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? सवाल है कि अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो श्रीवास का प्रयोग हुआ है चाईबासा के लिए अमरकोश में, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीवास। अगला प्रश्न है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में सबर जनजाति निवास करती थी। निम्न में जो 4 दिया हुआ है इनमें से सबर जनजाति मगध क्षेत्र में निवास करती थी। ऑप्शन दिया हुआ था संथाल, खड़िया, बिरजिया, सबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वीरोत्तम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरोत्तम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने पाकवीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? निम्न में से किसने पाकवीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.सी. बोकन। किसने? आर.सी. बोकन ने। अगला प्रश्न है कि खूंटी जिले के किस ग्राम में बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो खूंटी जिले के बेलवा दाग एक गांव है और इसी बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध विहार का मतलब जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। अगला प्रश्न है कि राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण कालीन सिक्के, इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण कालीन सिक्के। अगला प्रश्न है कि किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली परिसर से प्राप्त हुई हैं? किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई हैं? तो 7वीं सदी की मूर्तियां, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो जैन धर्म के, तो सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है?
तो पवनपुर। निम्न में ऑप्शन दिया हुआ है पवनपुर, रामपुर, हनुमानपुर, लक्ष्मणपुर। तो सही आंसर हो जाएगा पवनपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? सवाल है कि निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी आईने अकबरी, ऑप्शन सी आचारांग सूत्र, ऑप्शन डी रेहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचारांग सूत्र, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन में से जो सी नंबर वाला ऑप्शन है आचारांग सूत्र, यही एक जैन धर्म का पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचारांग सूत्र। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो अभी तक जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है कि किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है? किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? तो पार्श्वनाथ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है कि सम्मेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सम्मेद पर्वत पारसनाथ पर्वत का ही एक और नाम है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पारसनाथ पर्वत किस जिले में है? तो पारसनाथ बोले या सम्मेद बोले, दोनों एक ही है। और यह कहाँ है? तो गिरिडीह जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है कि जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम है जंगल लाइफ इन इंडिया। किनकी पुस्तक है यह? तो बी बॉल की पुस्तक है। किनकी? वी बॉल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी बॉल। अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट का, पुंडरिक का, कुकट का, या इनमें से कोई नहीं? तो मगध महाजनपद के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीकट। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? इसका सीधा मतलब हुआ कि जो झारखंड का पहाड़ी है, पठारी है तथा जंगल क्षेत्र है, यह किस महाजनपद के हिस्से थे? ऑप्शन दिया हुआ है अंग, मगध, कोसल या लिच्छवी। तो मगध महाजनपद इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो झारखंड था यह मगध महाजनपद के अंदर आता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। और यह मगध महाजनपद था कहाँ? तो बिहार में। अगला प्रश्न है कि मगध का विस्तार गंगा और किन नदियों के बीच था? तो मगध का विस्तार गंगा और सोन नदियों के बीच में था। गंगा और सोन नदियों के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? रामशंकर महतो, डी.एन. मजूमदार, आर. रामशास्त्री, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर. रामशास्त्री। आर. रामशास्त्री जी कहते हैं कि झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर. रामशास्त्री। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ एग्जाम में कि अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के शिलालेख में 8वीं जनजाति का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं नाम मिल सकता है 8वां, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 8वां। ऑप्शन दिया हुआ है 8वां असुर, बिरहोर और जाटवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां। कहीं कहीं यह 8वीं भी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है। कहता है कि निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है। उपनिषद में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में या सामवेद में। तो कुकुर देश जो शब्द का प्रयोग हुआ है झारखंड के लिए, यह अर्थशास्त्र में किया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किनकी पुस्तक थी? तो चाणक्य की, कौटिल्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि झारखंड के वासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो आटविका नामक एक अधिकारी का नियुक्ति हुआ था, जिसका क्या काम था? तो यह वनवासियों को नियंत्रित करने का काम करता था। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आटविका। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। यानी चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड की एक नदी है जहाँ से हीरा मिलता है। तो यह कौन सी नदी है? ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रवाहक, दामोदर, स्वर्णरेखा, कोनार। तो इंद्रवाहक इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि झारखंड में एक नदी थी, इंद्रवाहक नदी, जहाँ से हीरा प्राप्त होता था। इसका सही आंसर है इंद्रवाहक। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या था। ताम्रलिप्ति का नाम सुने होंगे आप लोग। मौर्य काल में यह क्या था? क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है कि यह एक रोड मार्ग था, राज्य था, बंदरगाह था या अधिकारी, क्या था। तो ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था मौर्य काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। दक्षिणापथ मार्ग। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणापथ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। तो समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में विजय अभियान चलाएगा। तो समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी, मतलब कौन लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। तो हरिसेन का था। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। तो यह अभिलेख लिखा कौन? हरिसेन ने। तो मुरुंड देश शब्द का प्रयोग कौन करेगा? हरिसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन। अगला प्रश्न है कि वैनसंग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कुमारगुप्त ने, शशांक ने, शिशुनाग ने या देवपाल ने। तो शशांक। किसका सही आंसर हो जाएगा? शशांक। अगला प्रश्न है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैव धर्म, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या सातवाहन। तो सातवाहन। सातवाहनों ने कभी भी झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। अगला प्रश्न है कि रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। आप लोग पढ़े होंगे कि झारखंड में एक राजवंश था, रक्सेल राजवंश। तो यह कहाँ का राजवंश था। तो इसका सही आंसर होगा पलामू। पलामू में चल रहा था रक्सेलों का शासन, यानी कि रक्सेल राजवंश। तो इसका सही आंसर पलामू होगा। अगला प्रश्न है कि क्योंझोर राजवंश
क्योंझौर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह सिंहभूम क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो छोटा नागपुर खास में शासन चल रहा था नागवंशियों का, तो यहाँ किस राजवंश की स्थापना होगी? नागवंश का, तो सही आंसर हो जाएगा नागवंश। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन दिया हुआ है रीता मुंडा, सुतिया पाहन, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा रीता मुंडा। अगला प्रश्न है कि सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो सुतिया नागखंड राज्य जो था यह 7 गढ़ों में विभाजित था। कितने गढ़ में? 7 गढ़ में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? कहता है जो 7 गढ़ था इसमें एक हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़ या पलामूगढ़। तो जो 7 गढ़ था, सुतिया नागखंड जो राज्य था यह 7 गढ़ों में विभक्त था। उनमें हजारीबाग भी आता था, पालूनगढ़ भी आता था, मानगढ़ भी आता था, लेकिन पलामूगढ़ नहीं था। पलामूगढ़ की जगह क्या था? पालूनगढ़। तो इसका कौन पूछता है कि इनमें से कौन सा गढ़ नहीं था? तो पलामूगढ़ नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? ऑप्शन सुनिएगा, सुरगुगगढ़, सोनारगढ़, सूरजगढ़, रामगढ़। कहता है कौन सा एक गढ़ था? तो सूरजगढ़ था ही नहीं, रामगढ़ भी नहीं था, क्योंकि उस समय रामगढ़ हजारीबाग में आता था तो इसका नाम ही था हजारीबाग। एक सोनारगढ़, ये भी नहीं था। एक नाम दिया हुआ है ऑप्शन ए में कि सुरगुगगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरगुगगढ़ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगना में विभाजित किया था? तो सुतिया पाहन ने अपने जो इसका राज्य था यह 7 गढ़ों में विभाग था, और यह 7 गढ़ को कितने परगनों में बांटा था इसने? तो 21 परगना में, 21। तो सही आंसर हो जाएगा 21 परगना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? खुखरा, बिरना, लचरा या बुधपुर। तो खुखरा इसमें सही आंसर है, क्योंकि सुतिया नागखंड का ही एक परगना था। बिरना भी इसका एक परगना था, लचरा भी परगना था, बुधपुर इसका कोई परगना नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधपुर। अगला प्रश्न है कि फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। पूछता है कि नागवंश की स्थापना किसने की? तो फनी मुकुट राय ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? रामगढ़ पर, गोला पर, पलानी पर या गढ़वा पर? तो रामगढ़ में इसका शासन था, गोला पर भी था, पलानी में भी था, गढ़वा में नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था, क्योंकि गढ़वा और पलामू क्षेत्रों में रक्सेल का शासन चल रहा था। अगला प्रश्न होगा कि दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुतियांबे। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगना में विभाजित किया था? तो 66 परगना में। नागवंशी शासक के बारे में जैसे ही पूछेगा कि इन्होंने अपने राज्य को कितना परगना में बांटा, तो 66 परगना। अगला प्रश्न होगा कि निम्न में से कितने नागवंशावली तैयार थी? निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? कहता है किसने नागवंशावली तैयार की थी? बेनीराम मेहता ने, आर राम शास्त्री ने, डॉल्टन ने या फादर गोस्नर ने? तो नागवंशावली किसने तैयार की थी? बेनीराम मेहता ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनीराम मेहता। अगला प्रश्न है
कि कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया था। तो सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले जाने वाला नागवंशी शासक प्रताप रॉय थे। कौन? प्रताप रॉय। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो नागवंशी शासकों ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कर्ण का, सूर्यवंशी का, महाराज धीराज का, या इनमें से कोई नहीं। तो नागवंशी शासकों ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तन की थी। तो भीमकर्ण ने, गोपाल रॉय ने, मेदिनी रॉय ने, या गंधर्व रॉय ने। तो भीमकर्ण ने, इन्होंने ही कर्ण का उपाधि लिया था और इसने ही बख्तियार खिलजी के डर से अपना राजधानी बदल लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था। रक्सेल वंश, चेरो वंश, मान वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था। तो रक्सेल वंश, यह एक राजपूत वंश था। अगला प्रश्न है कि पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया। तो पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश 2 शाखाओं में बट गया था। अगला प्रश्न है कि कुंडेलवा में किस वंश का शासन था। तो कुंडेलवा में रक्सेल वंश का ही शासन चल रहा था और रक्सेल वंश की कितनी शाखाएं थी? 2, और यह एक राजपूत वंश था और कुंडेलवा में भी इन्हीं का शासन चल रहा था। अगला प्रश्न है कि पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो पलामू के जपला क्षेत्र में चेरो वंश का शासन चल रहा था, चेरो खरवार वंश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो खरवार वंश। इसी पलामू के इलाके पर रक्सेल का भी शासन चल रहा था और फिर यहीं चेरो का भी शासन चल रहा है पलामू के जपला क्षेत्र में। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था। पूछता है कि चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप धवल खरवार। कौन? प्रताप धवल खरवार। ऑप्शन दिया हुआ है कि भीम धवल खरवार, सुरेश धवल खरवार, प्रताप धवल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रताप धवल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलेत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है। रक्सेल वंश से, मान वंश से, चेरो खरवार वंश से, या पंचेत वंश से। तो तिलेत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख जो है यह चेरो खरवार वंश से जुड़ा हुआ है। किससे? चेरो खरवार वंश से। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था। कह रहा है कि दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था। ऑप्शन दिया हुआ है बिरजिया, गोंड, खोंड या मार्श जनजाति। तो मार्श जनजाति जो था यह उरांव जनजाति के साथ ही झारखंड में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया। रक्सेल वंश, नाग वंश, चेरो खरवार वंश, मान वंश। आप सब जानते हैं कि रक्सेल वंश पलामू में था, चेरो खरवार वंश भी वही पलामू क्षेत्र था, नाग वंश छोटा नागपुर खास था। तो मान वंश का शासन कहाँ चल रहा था? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान वंश। अगला प्रश्न है कि मान वंश की राजधानी का स्रोत गोविंदपुर, जो कि धनबाद का एक शिलालेख है, धनबाद का गोविंदपुर शिलालेख था, जो कवि द्वारा लिखित था। यानी कि किस कवि द्वारा लिखित था? इसका सीधा आंसर है कि गोविंदपुर, धनबाद का गोविंदपुर का शिलालेख जो कि मान वंश की जानकारी का स्रोत है, यह किस कवि द्वारा लिखित था। मतलब कि गोविंदपुर का शिलालेख को किसने लिखा। तो इसका सही आंसर होगा गंगाधर ने। गोविंदपुर का जो शिलालेख है यह गंगाधर के द्वारा लिखवाया गया था, जो एक कवि थे। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के
अत्याचार से पंचेत्र क्षेत्र में पलायन किया था? कह रहा है कि किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो सबर जनजाति ने। इसका सही आंसर हो जाएगा सबर। अगला प्रश्न है कि बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। किस राज्य की? रामगढ़ राज्य की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? रामगढ़ राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है। कहता है कि किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़ राज्य के बारे में, क्योंकि शुरुआत में रामगढ़ राज्य नागवंशी राजाओं के साथ ही थे, वह उनका सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? पंचेत, इसको, रहम या सीसिया? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी सीसिया थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसिया। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खड़गडीहा राजवंश की स्थापना हुई थी। किसकी? खड़गडीहा राजवंश की। अगला प्रश्न है कि खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हंसराज देव को। किसे? हंसराज देव को।